जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल्स आए हैं 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। तो कुछ ऐसे 7 आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करते हैं शुरू अपनी डिस्कशन आज की। पहला आर्टिकल, अंडर मोदी 2.0 अ कोर्स करेक्टेड फॉरेन पॉलिसी। तो मोदी जी को जैसे आपको पता है कि अब 8 साल पूरे होने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इनके चलते क्या क्या चेंजेस फॉरेन पॉलिसी में आए हैं। जब मोदी जी आए थे 2014 में, जब उनका फर्स्ट टेन्योर था, तो डेफिनेटली हमने देखा जो उनका आउटरीच था डायस्पोरा को, नेबरहुड को, काफ़ी प्रोग्रेसिव था। अगर हम फॉरेन पॉलिसी आउटरीच की बात करें, मोदी जी के गाइडेंस के अंदर हमने काफ़ी अच्छी आउटरीच रखी अपनी, बहुत सारी कंट्रीज साथ हमने एंगेजमेंट करी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, इसराइल की बात करें, तो हमने ऐसे काफ़ी अपने बायलेटरल और मल्टीलेटरल जो एंगेजमेंट्स थी इंप्रूव करी, बेटर करी। हाउएवर अब अगर हम मोदी 2.0 की बात करें तो 2019 के बाद खैर ज़्यादा बायलेटरल विजिट्स या मल्टीलेटरल विजिट्स नहीं हो पाई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 2 साल से पैंडेमिक सिचुएशन के कारण। बट एक चेंज हमने ज़रूर देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हमने ज़रूर देखा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। बात हो रही है यहाँ पे सब्सटेंस ओवर स्टाइल की। तो उस तरह के जो इवेंट्स हैं, जैसे हाउडी मोदी इवेंट था अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, जो इवेंट्स हुए थे जब मोदी जी वहाँ पे विजिट करने गए थे 2015 में, 2014 में, तो उस तरह के इवेंट्स आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में जो परस्यूट है वो नेशनल इंटरेस्ट का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रेरोगेटिव है। परस्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज अ सीरियस बिजनेस। एंड फॉरेन पॉलिसी में अब सब्सटेंस ओवर स्टाइल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे मूविंग बियॉन्ड प्रमोटिंग एनी आइडियोलॉजिकल कल्ट, एनी पर्सनालिटी कल्ट, टू सीरियस बिजनेस, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए कैसे हम अपनी एंगेजमेंट बायलेटरली, ट्राइलेटरली, मल्टीलेटरली और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चेंजेस हमने पिछले कुछ 3 सालों में देखी है। नाउ इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म की बात करें तो मल्टीलेटरलिज्म एंगेजमेंट जो है, तो वो अगर हम उसके आउटकम्स की बात करें, दे हैव बीन मोर रिजल्ट ड्रिवन एंड इंटरेस्ट बेस्ड। देखिए मल्टीलेटरल एंगेजमेंट तो जैसे कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ब्रिक्स बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक देखा जाता था, तो वो भी एक मल्टीलेटरल फोरम था। लेकिन इतने कंक्रीट आउटकम्स हम ब्रिक्स में से नहीं देख पाए हैं। हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट्स के कारण, उन दोनों के टेंशंस के कारण ब्रिक्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाया जितना उसका विजन था। आज के टाइम पे ब्रिक्स शायद इतना रेलिवेंट नहीं है। यू नेवर नो आफ्टर 2-3 ईयर्स ब्रिक्स की रेलेवेंस फिर से हो कि ना हो। बट आज के टाइम पे जैसे हमारी एंगेजमेंट है, अगर हम क्वाड की बात करें, हमारी जो फ्रेंडशिप है विद अमेरिका वो और ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी जो फ्रेंडशिप है विद ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डीपर नाउ। हम इस तरह का हम चेंज देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान में जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, तो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आउटरीच कर रहे हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ हमने 2 बारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया है। तो हम इंटरेस्टेड हैं अफगानिस्तान में अपने स्टेक्स को इन्वॉल्व रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। तो वहाँ पे भी हम मल्टीलेटरली फोकस कर रहे हैं विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब इतना ज़्यादा हमने कभी फोकस नहीं किया था सेंट्रल एशियन रीजन को। फिर आते हैं इंडो पैसिफिक में। तो इंडो पैसिफिक में हम जैसे यूएस, अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ हमने जो क्वाड बनाया है, तो वहाँ पे हम चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पे हम एक काफ़ी अच्छी सिनर्जी देख रहे हैं और रिजल्ट ड्रिवन आउटकम्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और लास्टली अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की, तो ग्लासगो में जो COP26 अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ था, तो वहाँ पे इंडिया ने कमिट किया दैट बाय 2070 हम नेट जीरो अचीव करेंगे। और साथ में इंडिया ने वो कैपेबिलिटी दिखाई कि कैसे वो डेवलपिंग वर्ल्ड को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को भी लीड कर सकता है इस एम्बिशियस टारगेट को मीट करने के लिए। बैलेंसिंग कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे जो देखने को मिलती है दैट न्यू दिल्लीज फॉरेन पॉलिसी हैज ऑफ लेटली एग्जिबिटेड अ ग्रेट डील ऑफ एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि चुस्ती फुर्ती और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात क्यों? बिकॉज देखिए, अब अगर हम एक तरफ अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने ये भी ख्याल रखना है कि रशिया भी हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती हम खराब नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, चाहे वो यूएस और रशिया के बीच में हो, चाहे वो इजराइल और ईरान के बीच में हो, तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। बिकॉज हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं कहता कि हम यूएस से पंगा लें या रशिया से पंगा लें। हम
दोनों के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट में अगर हम सऊदी के साथ, इजराइल के साथ, तो मिडिल ईस्ट में आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट स्क्वाड की बात आ जाती है, तो अगर सऊदी के साथ, यूएई के साथ, इजराइल के साथ अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, एट द सेम टाइम हमको फाइन बैलेंस ईरान के साथ भी बनाना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि रशिया से हमने S-400 मिसाइल्स मंगवाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ऊपर ये भी प्रेशर था, हमारे ऊपर ये भी एक टेंशन थी कि कहीं कैट्सा के चलते हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस ना लगा दे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इंडिया काफी सक्सेसफुल रहा है इन चीजों को मैनेज करने में और बैलेंस आउट करने में। तो उसी तरह से अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, तो जैसे मैंने अभी बोला मिडिल ईस्ट क्वाड की हम जैसे मैंने बात करी, तो एट द सेम टाइम मिडिल ईस्टर्न क्वाड में हम देख रहे हैं यूएसए, सऊदी, इंडिया, यूएसए, यूएई, इंडिया एंड इजराइल, इन चारों देशों का एक अलायंस यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न रीजन में बन रहा है। एंड एट द सेम टाइम वो बैलेंसिंग एक्ट हमने ईरान के साथ भी बना के रखा हुआ है, बिकॉज ईरान हमारे साथ, बिकॉज सी वी आर डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर टू थिंग्स। नंबर वन इज द एनर्जी नीड, सो बहुत सारा ऑयल है जो हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, ईरान नेबर है अफगानिस्तान के साथ। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में, अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, हम किसी के साथ अगर दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने पुराने दोस्त के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज जो हमारा नया दोस्त है वो हमारे पुराने दोस्त का दुश्मन है। तो अगर यूएस और ईरान की नहीं बनती है, डजंट मीन कि हम ईरान के साथ बिगाड़ के रखें अपनी, क्योंकि ईरान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यूएस हमारे लिए ज़रूरी है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो ईरान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की पार्टनरशिप्स हम काफ़ी सक्सेसफुली मेंटेन कर पा रहे हैं। चलिए, अगर हम रियलिटीज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो एक और चेंज देखने को मिला है पिछले 8 सालों में। सो अगर हम 2014 की बात करें, जब मोदी जी आए थे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, इसको बहुत एक स्केप्टिसिज्म के साथ देखा जाता था। सो मिस्टर मोदीज फर्स्ट टर्म एग्जिबिटेड अ ग्रेट डील ऑफ स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और उन्होंने ये कहा था दैट जो भी एग्जिस्टिंग एफटीएज हैं उनको उनकी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। सो एंड सो द ओनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट वाज विद एशियान इन 2015, जिसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड वर्क था सारा उन्होंने किया था। हाउएवर टुडे अब फिर से बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने इनिशिएट किया था वो नहीं कंक्लूसिव हो पाया, वो नहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया, ऑल्दो नेगोशिएशंस अभी भी ऑन गोइंग हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि यूके के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। सो विच मीन्स कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का जो स्टैंड मोदी गवर्नमेंट का मे बी 2014-2015 में था, आज वो स्टैंड चेंज हो गया है। सो इन अ वे दैट्स अ पॉजिटिव चेंज इन द विजन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। चलिए, अगला आर्टिकल, द रोड टू नेपिडो। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसी साल 2021 में फरवरी से म्यांमार में कू हुआ था। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो पार्टी थी, विच वॉज हेडेड बाय ऑंग सान सू की, वो उसको जो मिलिट्री ने कू करके गवर्नमेंट को अनसीट कर दिया, सिविलियन गवर्नमेंट को अनसीट कर दिया। तब से म्यांमार में काफ़ी इंस्टेबिलिटी चल रही है, काफ़ी टेंशन चल रही है। सो अभी इस हफ्ते जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ही वॉज इन म्यांमार दिस वीक to see the ground situation, to see the things unfolding in Myanmar। देखिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है म्यांमार के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने की। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे नेबरहुड में। तो जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा चैलेंज रहा है कि हम सिविलियन गवर्नमेंट के साथ एंगेज करें कि मिलिट्री के साथ एंगेज करें। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस इतने बुरे नहीं हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है कि म्यांमार के साथ भी हम डिप्लोमेटिकली एंगेज करें, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो पहले ऑंग सान सू की गवर्नमेंट थी, या चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री लेड वहाँ पे रूल हो। बिकॉज अगर हम किसी भी साइड को इग्नोर करेंगे तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे चाइना उस बात का फ़ायदा उठाएगा। और चाइना की तो आपको पता है वैसी पुरानी आदत है कि इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया की नेबर्स के साथ ही बहुत अच्छे रिश्ते बना के इंटरफेयर करना, इंडिया की प्रेजेंस को ऑब्स्ट्रक्ट करना अपने नेबरहुड में, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के चलते हैं, राइट। अब फिलहाल हम एकदम से बहुत हार्ड स्टैंड नहीं ले रहे हैं अगेंस्ट द मिलिट्री, ऑल्दो वहाँ पे मिलिट्री बहुत एट्रोसिटीज़ कर रहा है म्यांमार में। वेस्टर्न कंट्रीज़ की माने तो वेस्टर्न कंट्रीज़ तो बहुत क्लियर हैं कि भाई जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आती है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक लेड बाय यूएसए, सो दे ऑब्वियसली वांट टू एंगेज विद एनी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज्ड है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज्ड नहीं है वहाँ पे उस कंट्री के साथ वेस्टर्न कंट्रीज एंगेज ज़्यादा नहीं करती हैं, ठीक है। इंडिया की ये थ्योरी नहीं है, इंडिया ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑल्दो इंडिया वुड
वेरी बैडली वांट, डेस्परेटली वांट कि म्यांमार में एक स्टेबल डेमोक्रेसी हो। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि साउथ एशियन रीजन की बात करें तो परहैप्स द ओनली कंट्री विच हैज़ बिन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी फॉर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स इज इंडिया। हम अपने आसपास देखेंगे तो कोई स्टेबल डेमोक्रेसी हम नहीं देख पाएंगे। श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, तो कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो वी वुड वांट कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो, बट एट द सेम टाइम हम अभी जो हमारी एंगेजमेंट है वहाँ की मिलिट्री के साथ, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज चाइना विल प्ले द कार्ड इफ वी लीव द वैक्यूम ओवर देयर। तो यहां पे बात की जा रही है प्रैग्मेटिज्म की, प्रैक्टिकलिटी की, सो रियल पॉलिटिक की जैसे हम बात करते हैं। सो अब दिल्ली को कोई प्रेशर नहीं है वेस्टर्न कंट्री से कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज वांट टू लुक टू म्यांमार थ्रू द प्रिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वी शुडंट लूज आउट द प्रैक्टिकल टच वाइल एंगेजिंग इवन विद द मिलिट्री ऑफ म्यांमार। इन इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छी लाइन है ये, ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरीज नेवर रियली वर्क, राइट। सो अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, चलो ठीक है, लाइफ में ब्लैक एंड वाइट होना बहुत अच्छी बात है कि या तो आप क्लियर हैं, असर्टिव हैं किसी चीज़ को लेके, या तो वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कई बारी एथिकल और मॉरल जो एंगल्स होते हैं उसको हमको इग्नोर करने पड़ते हैं अपने डिप्लोमेटिक आउटकम्स को अचीव करने के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ लेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, कि उनका ही अगर हम उनके साथ बैंड वैगन करेंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये बैंड वैगन का टर्म आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। तो अगर आज इंडिया बैंड वैगन करना शुरू कर दे अमेरिका के साथ या यूके के साथ, तो डेफिनेटली वहां पे नुकसान किसको है? इंडिया को ही नुकसान है। बिकॉज वहां पे चाइना जो है, देखिए जैसे चाइना है, चाइना का एक रिलेशन पाकिस्तान के साथ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वैसे म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो चाइना के पास बहुत पैसा है और चाइना ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है। तो अगर इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज का स्टैंड लेता है to see through the prism of democracy in Myanmar, so India stands to lose out. So we have to engage with the military, even though we would want back a democratically elected government back in Myanmar, right? So New Delhi has been responding. So अभी this month, so early this month, Aung San Suu Kyi, जिसकी so obviously the National League for Democracy was the party जिसके थ्रू सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी म्यांमार में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। तो अभी अर्ली दिस मंथ Aung San Suu Kyi was imprisoned by the highest court of Myanmar for a period of 4 years, which was later reduced to 2 years. एंड उसको सेंटेंस जो दिया गया था, सजा दी गई थी, वॉज इन ऑर्डर टू प्रोवोक डिसेंट अगेंस्ट द मिलिट्री। अब देखिए वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की सिविल सोसाइटी नहीं पसंद कर रही है मिलिट्री के रूल को, और वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है वो ये चाहती है कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो वापस सत्ता में आए। तो इसके चलते अब एलिगेशन लगाएगी Aung San Suu Kyi के ऊपर कि भाई वो इंस्टिगेट कर रही है वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिविल सोसाइटी को अगेंस्ट द मिलिट्री। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है म्यांमार का, उन्होंने Aung San Suu Kyi के अगेंस्ट 4 साल की सजा सुनाई, जिसको अब 2 साल की कर दी। तो दिल्ली हैज़ बिन वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, एंड दिल्ली हैज़ एक्सप्रेस डीप कंसर्न over any development that undermines the process, the democratic process, and widens the differences between the military and the civil society of Myanmar. So we have been doing that wait and watch policy as far as our approach towards Myanmar is concerned. राइट उसके अलावा म्यांमार में स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते भी बहुत सारी जो हमारी इंसर्जेंसी, जैसे कि म्यांमार और इंडिया दे हैव पोरस बॉर्डर्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारी, मणिपुर की बात करें, नागालैंड की बात करें, सो दे हैव वेरी पोरस बॉर्डर्स विद म्यांमार। और ये बात भी कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि जो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट की जो क्रिएटेड है, बहुत सारे जो इंसर्जेंट्स है वो म्यांमार से आ रहे हैं, उनको फंडिंग चाइना से मिलती है, राइट। तो अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में भी जस्ट couple of weeks back there was this deadly attack on the Assam Rifles, जिसमें जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी हैं, वो, उनकी वाइफ और उनका बेटा और साथ में 4-5 और जवान मारे गए थे बाय एन अटैक विच हैपेंड ऑन देम बाय सम इंसर्जेंट्स हु allegedly had crossed from Myanmar, right? So we would want stability in Myanmar because China, because देखिए अब जैसे चाइना है, चाइना ये इंसर्जेंसी को फ्यूल कर रहा है, चाइना इंसर्जेंट्स को बहुत लिबरल फंडिंग दे रहा है, एंड बहुत सारी एथनिक सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जो हमारे लोग हैं नागालैंड के, मणिपुर के, दे शेयर एथनिक सिमिलैरिटीज़ विद द पीपल ऑफ म्यांमार। तो विच इज़ वाई स्टेबिलिटी इन म्यांमार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ऑल्सो कंसर्न। India, as the only major democratic country bordering Myanmar, should insist on a demonstrable progress on the road to a democratic transition in Myanmar. So we would want a stable Myanmar, we would want democracy to stabilize in Myanmar. That is for our long-term interest as well.
इंटरफेरेंस ऑफ चाइना की बात करें, सो द रोल ऑफ म्यांमार्स आर्मी वुड बी द की टू अनफोल्डिंग ऑफ एनी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ओवर देयर, बिकॉज द आर्मी इज नॉट वेरी इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ डेमोक्रेसी. द आर्मी इज़ नॉट अ वेरी बिग फैन कि वहाँ पे उनकी डोमिनेंस कम हो और वहाँ पे एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को रूल करे, राइट. चाइना जो है आर्मी को पूरा सपोर्ट करता है. चाइना वहाँ पे बहुत लिबरल फंडिंग कर रहा है इंसर्जेंट्स को, आर्मी को, कैसे आर्मी क्रश करे सिविल वहाँ की सिविल सोसाइटी को. तो चाइना इज़ बैकिंग द मिलिट्री ऑफ म्यांमार, राइट. चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो देखिए फिर यहाँ पे ये बात भी आती है ना कि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स म्यांमार के साथ साइन करे थे. फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे है. तो ये सब बातों पे इंडिया स्लो पड़ जाता है, इंडिया फिर इन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाता और यहाँ पे चाइना आगे चले जाता है, बिकॉज चाइना के पास पैसा भी है और चाइना अगर कोई प्रोजेक्ट साइन करता है चाहे म्यांमार के साथ चाहे बांग्लादेश के साथ, तो चाइना डिलीवर्स, इंडिया यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाता. तो इस करके म्यांमार और चाइना के रिलेशंस आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे हैं. चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें और उसके अलावा अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ का स्टैंड ले लेते हैं तो अगर हम अपने नेबरहुड में देखें तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं, सो फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया एंड मोस्ट ऑफ द एशियन मेंबर्स, दे आर ऑल्सो एंगेजिंग इन सम वे और द अदर विद द मिलिट्री ऑफ म्यांमार. सो वी शुडंट बैंड वैगन विद द वेस्ट. तो कंक्लूजन ये निकलता है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज म्यांमार को एक डेमोक्रेसी के प्रिज्म से देखना चाहती हैं, तो वी शुडंट बैंड वैगन विद देम, बिकॉज एट द सेम टाइम अगर अपने नेबरहुड की बात करें, जापान की बात करें, ईस्ट एशियन रीजन की बात करें, तो वो कंट्रीज भी म्यांमार की मिलिट्री के साथ एंगेज कर रही हैं इन सम फॉर्म ऑफ द अदर. सो therefore engaging with the military as well as supporting a democratic cause in Myanmar is the way forward for India. चलिए अगला आर्टिकल 2022 रीप व्हाट यू सो. सो अगर हम बात करें, देखिए अभी हम फिर से अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा वैसे ना हो तो अच्छी बात है, वी आर लिविंग इन अ फेयर ऑफ अ थर्ड वेव कि चलो ओमिक्रॉन वेरिएंट अब नया डिटेक्ट हुआ है तो केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, नाइट कर्फ्यूज़ हो रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में काफ़ी जगहों पे नाइट कर्फ्यूज़ भी लग रहे हैं. सो ऑब्वियसली हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बहुत कंट्रैक्शन देखा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स. सो डेफिनेटली जो इकोनॉमी है दैट वाज डिसरप्टेड इन द लास्ट 2 years. अभी हाल ही में हम देख रहे हैं जो फिगर्स आ रहे हैं थोड़े इंकरेजिंग हैं, जो भी पीछे फिगर्स आए थे Q3 के, दैट अब हम स्लोली वी हैव स्टार्टेड मूविंग अप, वी हैव स्टार्टेड रीचिंग द प्री पैंडेमिक लेवल्स. तो प्री पैंडेमिक की भी अगर हम बात करें तो इंडिया की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी. सो इंडिया वाज एक्सपीरियंसिंग एट अबाउट 5 to 6% ग्रोथ per year on an average even before COVID-19, because after the shocks of demonetization and GST तो हमारी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ जो थी वो इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रही थी. सो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट अभी हम देख रहे हैं प्री पैंडेमिक लेवल्स इतना हमारी ग्रोथ आ रही है. अब इस दौरान पैंडेमिक के दौरान हम देख रहे हैं लॉकडाउन्स कभी लगते हैं, कभी लॉकडाउन खुल जाता है. सो इस दौरान हम देख रहे हैं जो अमीर लोग हैं वो, देखिए बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत अमीर हुए हैं, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था वो बहुत अमीर हो गए और बहुत उन्होंने पैसे बनाए हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो इन्फॉर्मल सेक्टर में हैं, उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे. हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, इधर उधर की, लेकिन उनके पास तो ये रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो बच्चों को पढ़ा सके. जो रिच लोग हैं दे हैव बीन स्पेंडिंग. तो देखिए अब देखिए डिमांड बहुत ज़रूरी है, डिमांड होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा और डिमांड से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है. कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ. सो अगर कंजम्पशन कब ज़्यादा होगा, डिमांड कब ज़्यादा होगा, जब लोगों की जेब में पैसे होंगे. तो जब लोगों की जेब में पैसे आएंगे तो वो चीज़ें खरीदेंगे. अब जो अमीर लोग हैं दे आर obviously buying things which are imported, consumer durables like smartphones, like electronic gadgets, गाड़ियों की बात करें, so they are spending their money because वो 2 साल से उनको लग रहा है कि उन्होंने कहीं पैसे नहीं खर्च करे हैं. तो अब जब लॉकडाउन खुलता है तो वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, रादर दैन कि वो ये सब पैसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे खर्च करें. जो गरीब आदमी है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सके. पॉजिटिव सेंटिमेंट अहेड. अब देखिए वैक्सीनेशन सब काफ़ी हो रही हैं, चलो भगवान ना करे कि ऐसा कोई थर्ड वेव आए तो उसके चलते फिर से कोई लॉकडाउन लगे 15-20 दिन या 2 महीने का. लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो वैक्सीनेशन कवरेज भी ठीक है. जो हमारे सेरो सर्विस हैं वो भी ये बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है, वैक्सीनेशन के कारण भी बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी अभी मिली हुई है, ठीक है. सो रिकवरी हो रही है. मोस्ट सर्विसेज आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस. अब हम क्या देख रहे हैं, हम जैसे टूरिज्म की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब देखिए अब लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं, ठीक है, लोग गोवा भी जा रहे हैं, लोग हिमाचल में भी जा रहे हैं, लोग नॉर्थ ईस्ट में भी घूमने जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको एक बूस्ट मिलता है बिकॉज ये सर्विसेज वाली बात होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड द बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल्टर डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। उस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इज पिकिंग अप, ऑल्दो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वाज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने घर बाय करना था या जिन्होंने ऑलरेडी लोन उठाया हुआ था अपने घर के लिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो ऑब्वियसली इन 2 सालों में काम रुकता भी रहा, चलता भी रहा, राइट। बट नाउ सिंस अभी फिलहाल एज वी आर टॉकिंग, दिस इज एंड ऑफ दिसंबर 2021, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बहुत प्रोलॉन्ग लॉकडाउन लगेगा, अभी तक तो ऐसी कोई बात वेरीफाइड भी नहीं है, तो पैनिक वाली बात नहीं है। बट एज ऑफ नाउ जो डिमांड है रियल एस्टेट सेक्टर में भी वो भी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में अगर इसमें भी डिमांड बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देखिए बहुत सारा जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो जो हमारी जो बहुत सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट आएगा तो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा। रोल ऑफ इनफॉर्मल फर्म्स, तो इनफॉर्मल फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इनफॉर्मल फर्म्स को। सो इंडिया डज नॉट नीड लेस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन एंड मोर ऑफ फॉर्मलाइजेशन। इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स। तो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, सो दे हैव ग्रोन थ्रू द पैंडेमिक, बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज को आया है, बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओज निकाले थे, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे पैसे रेज किए हैं। पेटीएम की बात करें, नायका की बात करें, आईपीओ में स्टॉक मार्केट में देखिए तो बहुत सारे लोगों ने आईपीओज में से कितना सारा पैसा कमाया है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो छोटी कंपनी है, जो इनफॉर्मल कंपनीज हैं, वो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाई है। बल्कि बहुत सारे ऐसी छोटी मोटी कंपनीज हैं, सर्विसेज में हो, गुड्स में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में क्यों ना हो, कि उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, उनको अपना काम धंधा बंद करना पड़ा, लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, बिकॉज डिमांड नहीं थी और लॉकडाउन था, राइट। तो जो इनइक्वालिटी है वो पिछले 2 सालों में और बढ़ी है। ऑल्दो इनइक्वालिटी कोई नई बात नहीं है, इनइक्वालिटी पहले भी थी, पैंडेमिक से पहले भी इनइक्वालिटी थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद इनइक्वालिटी और बढ़ गई है। और जैसे कि आप जानते हैं लगभग 80%, 80 to 85% ऑफ जो लेबर फोर्स है हमारा, दैट इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड हाफ ऑफ देम, यानी कि 40-45% ऑफ देम हैव लिटरली लॉस्ट देयर इनकम ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड। तो ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट क्राइसिस आपने देखा 2020 में, कितने सारे लोग हैं जो होटल्स में काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग कंपनीज में काम करते हैं, रियल एस्टेट वर्कर्स हैं, इस तरह की छोटी मोटी जॉब दिहाड़ी पे करते हैं, सो दे ऑल लॉस्ट देयर जॉब्स। Now what is the way forward? जो टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, इंटरनेट कंपनीज हैं, दे आर सीइंग अ रैपिड ग्रोथ, सो एंड सो दैट 50% ऑफ इंडियाज एफडीआई इज नाउ कमिंग टू दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज, which was 20% couple of years back। तो वो जो एफडीआई है वो 20% से 50% हो गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी नीड्स टू बी, फिस्कल पॉलिसी जो है दैट नीड्स टू बी अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट start making policies in surprise and in shock. So the government shouldn't work in awe and shock. So the government needs to provide stability and predictability as far as the fiscal policy is concerned. Also अगर हम आरबीआई की बात करें तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई को नहीं फॉलो करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत समय से हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, फूड इन्फ्लेशन की बात करें, अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस प्राइसेस की, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि अब नाउ द टाइम इज़ राइट कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है उस पर थोड़ा हाइक कर सकता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ऑल्दो आरबीआई का ये स्टैंड रहा है इन द पास कि जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी है, ये थोड़ा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, अभी लॉकडाउन था फिर लॉकडाउन खुला, तो इस करके ये जो भी इन्फ्लेशन का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी ट्रांजिटरी एंड दिस विल स्टेबलाइज। बट बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनका ये कहना है कि आरबीआई को ज़्यादा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए, राइट। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाए वो इन्फ्लेशन को चेक में रख सके, बिकॉज एक तो ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और साथ में महंगाई और ज़्यादा हो तो फिर रहना और मुश्किल हो जाता है, जीना और मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला, द कोल्ड ट्रुथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज करी गई थी और उसमें काफ़ी सारी शॉकिंग रेवलेशंस आई थी। हालांकि कोई शॉकिंग वैसे बात तो नहीं है, बिकॉज इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है, पैंडेमिक के बाद और भी ज़्यादा हाई हो गई है। नाउ द गैप बिटवीन द टॉप 1% एंड द बॉटम 50%, अगर हम विश्व भर की बात करें, सो दिस इज द वाइडेस्ट फॉर इंडिया अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये जो गैप है ये बहुत वाइड है इंडिया में एज कम्पेयर टू यूएस, यूके, चाइना, यानी कि इन सब देशों में इतना गैप वाइड नहीं है बिटवीन दी हैव्स एंड दी हैव नॉट्स, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप बहुत ज़्यादा वाइडन है वो इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं और इंडिया इज़ हाईली अनइक्वल ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एज वेल। परहैप्स यहाँ पे इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जब 1991 में, लेट 1980s में और 1991 के बाद जब हमने एलपीजी एरा देखा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स हम बढ़े, तो ना दीज पॉलिसीज हैव समहाउ लेड टू
one of the most extreme increases in income and wealth, the concentration of wealth in the hands of few, and also many people have been deprived of this opportunity कि उनके पास पैसा आ सके. So जो inequality है, ये इस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि जो inequality है post 1991, post the LPG era reforms, inequality और बढ़ गई है. Now अगर हम बात करें growth rate for the people at the bottom of the pyramid की, now the latest World Inequality Report concludes that the bottom 50% share has gone down to, जो bottom of the pyramid में जो लोग रहते हैं, so the bottom 50% of the people, देखिए हर कोई तो top of the pyramid में नहीं आता, top of the pyramid में तो कोई 1 या 2% लोग ही आते हैं, but the bottom की बात करें तो उनका जो धन है, उनकी जो wealth है, that has gone down by 13%. तो बात दोस्तों ये आती है कि ये एलपी, अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रिफॉर्म्स पिछले 30-35 सालों से हमारी इकोनॉमी में हम देख रहे हैं, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो ज़्यादा एफडीआई हो, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स हो, पर इन सब रिफॉर्म्स का प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा गरीबों को हो पाया है? शायद नहीं हो पाया. इन सब रिफॉर्म्स का, लिबरलाइजेशन का गरीबों को नहीं फायदा हो पाया. बिकॉज वाई डू आई से सो? देखिए अब ये फैक्चुअल बातें हैं, ये फैक्चुअल बातें आप कोट कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, पावर्टी से रिलेटेड, ठीक है, आपको एसए में आपको कुछ कोट करने हैं, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आपको, ये जो फैक्चुअल चीजें हैं दोस्तों, ये फैक्चुअल चीजें अगर हम कोट कर पाए ना वहां पे अपने आंसर में, तो हमारा आंसर और बेटर होगा, हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो ये जो लाइंस हैं, खास करके जो मैंने बोल्ड में, इटैलिक में हाईलाइट करी हुई है, तो ये लाइंस को आप प्लीज नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है. ग्रोथ इन इनकम फॉर द बॉटम 50% grew at the rate of 2.2% per year between 1951 to 1981 है. तो 30 सालों में जो इनकम ग्रोथ हुआ था वो 2.2% हुआ था. इंटरेस्टिंगली जो ग्रोथ रेट है, अब 1981 के बाद तो 1991 आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ गया, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो इतना ही रहा. वो ग्रोथ रेट जो है ऑफ द पीपल लिविंग एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो इतना ही रहा, इवन दो हमने बहुत सारी सक्सेसफुल इकोनॉमिक पॉलिसीज और सो कॉल्ड रिफॉर्म्स देखे. तो यानी कि जो टॉप ऑफ द पिरामिड में लोग थे वो तो और टॉप में चले गए, उनका और धन बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू. लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग थे, उनको इन पॉलिसीज का क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ. उनकी जो एवरेज इनकम ग्रोथ है वो तो सेम ही रही, और वो पिछले 40 सालों से सेम ही है. तो यानी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग बैठे हैं वो 1951 से लेके आज 2021 तक 70 साल हो गए हैं कि उनका जो एवरेज ग्रोथ रेट है इनकम का वो सिर्फ 2% ही है. रिलीजियोसिटी एंड इनइक्वालिटी. देखिए अब रिलीजन आपका जो मर्जी हो सकता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन इस आर्टिकल में शेयर किया गया है. आप रिलीजन आपका जो मर्जी हो सकता है, आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, लेकिन रिलीजियोसिटी यानी कि वो कट्टरपन, फंडामेंटलिज्म, वो बात सही नहीं होती है. तो कैसे, यहां पे इस आर्टिकल में ये भी बात करेगी कि कैसे ये जो कट्टरपन है, कैसे ये जो कम्युनल भावना है, ये भी कैसे इनइक्वालिटी को इंक्रीज करता है. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि जितनी दैट लेसनिंग ऑफ इनइक्वालिटी हैज नेवर हैपेंड जब तक सोशली रिग्रेसिव, जो इस तरह के जो सोशली रिग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो सोशली रिग्रेसिव मूव्स हैं, जब तक उनको चैलेंज ना किया गया हो. यानी कि जो लोग हैं जो बहुत कम्युनल हार्मनी, जो बहुत कम्युनल टेंडेंसीज इंक्रीज, जो कम्युनल एटमॉस्फेयर इंक्रीज करते हैं, कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं, तो ये जो रिग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जब तक इनको चैलेंज ना किया जाए, जब तक इनको चेक में ना रखा जाए, तब तक इनइक्वालिटी एड्रेस नहीं कर सकते हैं. देखिए हम बात करते हैं ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 तरह की इक्वालिटीज की बात करी थी, पॉलिटिकल, सोशो एंड इकोनॉमिक. ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सबको मिल गई, राइट टू वोट, 18 साल के ऊपर का कोई भी जाके वोट करके आ सकता है. ठीक है, तो वहां पे तो चाहे आप कोई भी जात के हैं, कोई भी मजहब के हैं, औरत हैं, आदमी हैं, तो आप जाके वोट कर सकते हैं. सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी वो तो अभी भी नहीं मिली है, तो वो कैसे मिलेगी? इनइक्वालिटी को सिर्फ हमने इकोनॉमिक डायमेंशन में नहीं देखना कि भाई अगर किसी के पास महीने के 10,000 रुपए आते हैं, किसी के पास महीने के 10 लाख रुपए आते हैं, नहीं, बट इनइक्वालिटी हमने इस भावना से भी देखना है कि कैसे ये जो ऐसे रिग्रेसिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी को पीछे लेके जाना चाहते हैं, कैसे वो इक्वालिटी को रोकते हैं, हिंडर करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन इज डीलिंकिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ. बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी ये वाली, राइट. तो ये लाइन आप कोट भी कर सकते हैं. इस तरह के देखिए सोशल इश्यूज को, देखिए सोशल इश्यूज को लेके टॉपिक्स होते हैं, तो ये सोशल इश्यूज में, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज में अगर आपको ऐसा टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे में पूछा जाए, ठीक है, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें आप वहां पे कोट कर सकते हैं. बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने, द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 1949 में ये कहा था दैट अगर ऐसा चलता रहा, इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई द सोशल एंड इकोनॉमिक
if we continue to deny social and economic inequality for long, we could blow up the structure of political democracy. यानी कि अगर सरकारें अगर ऐसी कोशिशें ना करें कि सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी प्रमोट हो सके, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इंक्रीज हो सके, तो तब तक ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई भी फायदा नहीं होगा जो आप राइट टू वोट की बात करते हैं. चलिए अगला आर्टिकल, इन क्राइसिस इट टेक्स 3. तो किस कंटेक्स्ट में है ये? कंटेक्स्ट है टेकिंग पब्लिक हेल्थ. अगर हम टैकलिंग पब्लिक हेल्थ की बात करें तो जैसे अभी हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, पैंडेमिक पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, तो अब गॉड फॉरबिड ऐसा आगे फिर से टाइम ना आए कि थर्ड वेव में इतनी भयंकर सिचुएशन हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं. भगवान ना करे कि ऐसा मौका आए या ऐसा कुछ फिर से रिपीट हो मार्च अप्रैल में. बट जो मेन बात है, मुद्दे की बात है, वो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ का जो टॉपिक है, पब्लिक हेल्थ को एक सिनर्जी चाहिए डील करने के लिए, सिनर्जी बिटवीन द डॉक्टर्स, द साइंटिस्ट, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. तो ये 3 लोगों की यहाँ पे बात करी गई है. तो टेक्नोक्रेट्स यानी कि डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और आपके पॉलिटिशियंस. ठीक है. ऑल मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स नीड कंबाइंड टेक्निकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स टू एड्रेस देम. ठीक है जी. नाउ टेक्निकल पीपल डिराइव देयर पावर फ्रॉम द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. अब जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज होगी. अब एक आईएएस ऑफिसर के पास वो टेक्निकल नॉलेज तो नहीं होगी जो एक डॉक्टर के पास होगी या जो एक वायरोलॉजिस्ट के पास होगी. तो जो बेटर इनपुट्स हैं रिलेटेड टू द डिजीज, रिलेटेड टू द बीमारी, कि वैक्सीनेशन करनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, कौन से एज ग्रुप को वैक्सीन देनी चाहिए, कोरोना के बारे जो स्टडी की जा रही है, तो ये काम तो एक आईएएस ऑफिसर नहीं कर सकता. एक आईएएस ऑफिसर तो पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करेगा, फॉर्मुलेट करेगा और इंप्लीमेंट करेगा. ठीक है. लेकिन ये जो इनपुट्स हैं ये तो डॉक्टर्स देंगे, साइंटिस्ट देंगे. तो सिनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है डॉक्टर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की और पॉलिटिशियंस की. पॉलिटिशियंस जो हैं उनको पावर कहाँ से मिलती है? वो फंड्स देते हैं, पैसे देते हैं, हॉस्पिटल्स में पैसे देते हैं, फ्री बेड्स लगाते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन लंगर्स होते हैं. तो ये इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली इनके पास पैसे, ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि सरकारी पैसा है. दूसरी बात, इनके पास पावर कहाँ से आती है? इनके पास पावर आती है आप लोगों से, बिकॉज आप लोग जाके इनको वोट करते हैं. तभी करके ये अपने फंड्स की जो डिस्क्रिशन, जो इनके डिस्पोजल में जो फंड्स इनके पास होते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं, फंड्स को वो यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इन सिंपलर टर्म्स, टेक्निकल पीपल आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सो इस केस में कोरोना वायरस पैंडेमिक है. एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिशियंस जो हैं वो दे चूज द इंटरवेंशन. अब फॉर एग्जाम्पल कि भाई अब उनको बता दिया डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कि भाई वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो अब वो फेज्ड मैनर में करनी है वैक्सीनेशन, कैसे करनी है, अब कहाँ से प्रोक्योर करनी है वैक्सीन, अब ये काम सरकार का है ना. और सो द पॉलिटिशियंस चूज द इंटरवेंशन मिक्स, प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड द ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट्स द पॉलिसी. तो ब्यूरोक्रेसी किसके लिए है? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए. देखिए जो हायर ब्यूरोक्रेसी है, जो मिनिस्टर्स को, जो प्राइम मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, तो वो तो वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है. और जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, उनका काम क्या है? उनका काम है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना. तो ये काम एक सिनर्जी में होना बहुत जरूरी है. तो एग्जाम्पल ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन की बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंशियल एक्शंस एंड डिसीजंस आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ एविडेंस ऑन द डिजीज बर्डन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन बाय द NTAGI. So NTAGI is the National Technical Advisory Group on Vaccination. अब ये जो रिकमेंडेशंस देगा ये ग्रुप, अब इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना किसका काम है? पॉलिसी मेकर्स का काम है. जो अगर हम बात करें जो हायर ब्यूरोक्रेसी है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, तो वहाँ पे वो ये पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे, मिनिस्टर्स के साथ बैठ के पॉलिसी बनाई जाएंगी, एंड देन लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी में ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाएंगी. तो ये एक चेन है, इस तरह से काम किया जाता है. तो जैसे अभी हम पिछले 2 सालों से भी देख रहे हैं, ये सिनर्जी जो है बिटवीन द डॉक्टर्स, बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स, बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये सिनर्जी बनी हुई है और ये आगे भी ऐसे बनते रहेगी. बट क्या वाकई में ये सिनर्जी इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्या वाकई में देखने को मिलती है? यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है दैट इन रियल लाइफ ऑल दिस डज नॉट हैपन सीक्वेंशियली एंड ओवरस्टेपिंग of boundaries knowingly or unknowingly occurs by all 3 sets of people. तो ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये इस आर्टिकल में ही बात लिखी कि अगर हम बात करें डिफेंस डिपार्टमेंट की, वहां पे भी ओवरस्टेपिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द करंट पैंडेमिक मेनी साइंटिस्ट हैव ओपनली टेकन द पोजीशंस ऑन डिफरेंट पैंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शंस, इंक्लूडिंग लॉकडाउन्स लगाए जाए कि ना लगाए जाए, नाइट कर्फ्यूज हो कि ना हो. अब जो सरकारें हैं, अब सरकारें जो लॉकडाउन लगा रही हैं, नाइट कर्फ्यूज लगा रही हैं, तो वो इनपुट्स के ऊपर लगा रहे हैं ना कि भाई कितने % पॉजिटिविटी पे, अगर कितने % अगर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोरोना के, या कितने % ऑफ बेड्स
ऑक्यूपाइड हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो उस हिसाब से हम लॉकडाउन लगाएं, उस हिसाब से हम कर्फ्यू लगाएं। तो ये बातें तो डॉक्टर्स ही बताएंगे पॉलिटिशियंस को, तो अकॉर्डिंगली वो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। So, the practice of thermal testing and collecting phone numbers outside malls and offices when the pandemic is at the lower ebb is also clearly a massive exercise in futility। तो यहाँ पे अब ये भी बात करी जा रही है कि जो ओवरस्टेपिंग की बात की जा रही है कि जैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल अब कोरोना के इतने केसेस अगर नहीं आ रहे हैं, इतना ज़्यादा फियर नहीं है कोरोना का, उसके बावजूद भी अगर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों को थर्मल टेस्टिंग करो मॉल्स के बाहर, उनके फिर भी फ़ोन नंबर नोट डाउन करो, उनका आधार कार्ड डिटेल्स नोट डाउन करो, तो ये बात भी सही नहीं है। जब केसेस पीक में नहीं है, जब थिंग्स आर बेटर, तो वाई क्रिएट अ माहौल ऑफ पैनिक, वाई क्रिएट अ माहौल ऑफ जहाँ पे चीज़ें ऐसे लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली हैं। ठीक है, सो और उसके बाद ये भी इनपुट्स अगर साइंटिस्ट या डॉक्टर्स दे रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ओवरस्टेपिंग इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन, दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेसिक पब्लिक बेनिफिट्स टू दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द वर्स्ट पॉसिबल सेंस। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हो, यहाँ पे भी ओवर स्टेपिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है कि यहाँ पे भी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, अब डिफेंस डिपार्टमेंट में तो डॉक्टर्स नहीं होंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होंगे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होंगे, ये जो है ये कैसे अपनी पावर्स को मिसयूज करके पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं ताकि पॉलिसी इनके हिसाब से इनके फेवर में डिजाइन की जाए। तो नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इज यूजलेस अगर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए अप्लाई ना करी जा सके। While the public health has to identify solutions, its implementation is in the hands of the politicians। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल, द एल्डरली आर असेट्स नॉट डिपेंडेंट्स। देखिए हमको बहुत गर्व है इस बात को लेके कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत यूथफुल पॉपुलेशन है। द एवरेज मीडियन एज ऑफ इन इंडिया इज 28-29 ईयर्स ऑफ एज। वी हैव अ रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड। और बट ये सब बातें अच्छी हैं, ये सब बातें हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी सामने आई हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ ऑल दिस थिंग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो युवा शक्ति है वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो बात करते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो भी तो हमारे एसेट्स हैं, उनके लिए भी तो उनका भी तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम सिर्फ एल्डरली लोगों को एज डिपेंडेंट्स देखेंगे कि वो डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, 60 साल के बाद 65 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन निल है, तो क्या वो हम क्या सिर्फ इस डायमेंशन को देखेंगे कि वो डिपेंडेंट्स हैं? और दूसरा डायमेंशन देखने का वो ये भी है कि भी वो हमारे पोटेंशियल एसेट हैं, इतना तजुर्बा ज़िंदगी का उनको रह चुका है, जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया था, अगर वो रिटायर भी हुए हैं, इतनी इनको नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, और वो कितना मार्गदर्शन दिखा सकते हैं युवाओं को, यंगस्टर्स को। तो इस करके उनको सिर्फ इस नज़रिए से देखना कि वो हमारे लिए सिरदर्दी हैं, वो हमारे लिए डिपेंडेंट्स हैं, तो ये बात सही नहीं होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में अब बढ़ गई है। अब आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से भी ज़्यादा की है, तो आने वाले टाइम में जो आज जवान है तो 20-25 सालों में तो वो भी बूढ़ा हो जाएगा। तो अब ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट तो हमारा 2.0 ही है, तो आने वाले टाइम में टोटल फर्टिलिटी रेट जैसा और कम होगा तो वैसे हमारी यूथफुल पॉपुलेशन कम होगी और जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। तो एज्ड पॉपुलेशन का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत तरह की बीमारियां हैं, बहुत तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होते हैं जो काफ़ी मतलब लोगों को प्रॉब्लम देते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे एज्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करें, सो दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 34% अमंगस्ट द एज ग्रुप ऑफ 60 to 74 एंड दिस राइजेस टू मोर देन 37% इन दोज अबव 75 ईयर्स ऑफ एज। राइट, तो एक इंटरेस्टिंग बात देखने को ये भी मिलती है कि जो एल्डरली लोग हैं ये मोस्टली कहाँ से आते हैं? जो लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है। तो बहुत सारे जो एल्डरली लोग हैं वो लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी में जो रहते हैं, उनके पास अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर का उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली देयर इज इनइक्वालिटी इन द हेल्थ केयर एक्सेस विच कंपाउंड्स टू प्रॉब्लम्स फॉर द एल्डरली पीपल एज वेल। नाउ इन गवर्नमेंट स्कीम जो है वो भी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इतनी एडिक्वेट नहीं है एज फार एज एड्रेसिंग the elderly population is concerned, right? Because as I just discussed, an overwhelming proportion of the elders are from the lower socioeconomic strata, right? Now नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है that 400 million Indians, right, so around about 40 crore Indians do not have any financial cover for the health expenses. Now that's a lot of number. One can be sure that a very large number of elders are amongst this figure of 400 million who have no access or who don't have any health insurance or any financial cover for health insurance.
Now what is the way forward? So considering the demographic trends, आने वाले सालों में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं वो शायद नहीं होगा और 25-30 साल के बाद. तो इंडिया शुड री इमेजिन इट्स एंटायर हेल्थ केयर पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, कीपिंग इन माइंड गिविंग अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी टू दी सीनियर citizens, to the elderly people as well. Special emphasis on home health care and rehabilitation services. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एल्डरली लोग हैं जो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इश्यूज. तो कैसे इसको गिराट्रिक केयर हम कहते हैं, तो कैसे ही जो हेल्थ केयर, होम हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं. और हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे ऐसे एज्ड लोग हैं, सिटीजन हैं, जिनको इतना नहीं पता डिजिटली कैसे ऑपरेट करते हैं. तो उनको डिजिटल लिटरेसी इम्पार्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है ताकि वो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी हिस्सा बन सके. चलिए अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल है दोस्तों आज का, द गैप्स इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट. तो हम बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ जिसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग इन्वॉल्व है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उसका डिस्पोजल भी सही तरीके से कर सकूँ. बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट. So, extended producer responsibility requires the manufacturer of the product or the party that introduces the product into the community to take responsibility for its life cycle. और एक FMCG कंपनी जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट की कंपनी हो, कोई चिप्स की कंपनी हो, whatever it is, an FMCG company should not only account for the cost of making, packing and distributing a packet of chips, but also अब चिप्स के पैकेट हम देखते हैं कि आमतौर पे सड़क पे गिरे पड़े होते हैं. अब ये पैकेट्स जो चिप्स के हैं ये भी प्लास्टिक ही हैं, चिप्स के पैकेट हो, चॉकलेट के हो, बिस्किट्स के हो, अब ये कंपनीज बनाती हैं. अब ये कंपनी की जिम्मेवारी होनी चाहिए अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो पैकेट्स हम सड़कों पे देख रहे हैं जो गिरे हुए हैं, कि कैसे ये कंपनी अब इस प्रोडक्ट्स को, इन पैकेजिंग को कैसे वो रिसाइकल कर सकती है. आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे घर में जो वेस्ट कलेक्टर्स आते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं, वो इन सबको उठा के लेके जाते हैं. ठीक है, इन सब या आपका जो भी घर का जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक जो भी आपका वेस्ट होता है, जो भी आपका किचन वेस्ट होता है, ये सबको कौन उठा के लेके जाता है? उठा के आपके जो वेस्ट पिकर्स हैं वो लेके जाते हैं. ठीक है, नाउ अब इंडिया में क्या है, वैसे कायदे कानून के हिसाब से तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकल करने की प्लास्टिक की, ये मैन्युफैक्चरर की बनती है. लेकिन इंडिया में प्रोड्यूसर्स हैव एक्सटर्नलाइज्ड दीज कॉस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रोबस्ट इनफॉर्मल सेक्टर कंपोज्ड ऑफ वेस्ट पिकर्स. अब ये जो वेस्ट पिकर हैं, जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ये कोई वाइट कॉलर्ड वर्कर्स नहीं है. An effective EPR framework should address the issue of plastics and plastics waste management. तो रिसाइकल करना प्लास्टिक को, ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जो वेस्ट पिकर्स हैं वो रिसाइकल करेंगे जाके प्लास्टिक को, ये बात भी सही नहीं है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो मैन्युफैक्चरर की बनती है. वेस्ट पिकर्स की बात करें तो लगभग 1.5 से 4 मिलियन वेस्ट पिकर्स हैं इंडिया में. दे वर्क विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी, विदाउट एनी हेल्थ इंश्योरेंस, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर गिवन टू देम. The Swachh Bharat Mission Plastic Waste Book attributes India's high recycling rate to the informal sector. तो प्लास्टिक रिसाइकल जो हो रहा है, तो अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो प्लास्टिक बनाती हैं, जो पैकेजिंग करती हैं प्लास्टिक की, ये नहीं कर रही हैं. ये जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, ये रिसाइकल कर रहे हैं. ठीक है, नाउ EPR फंड्स कुड बी डिप्लॉयड फॉर मैपिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर एक्टर्स, यानी कि जो आपके वेस्ट पिकर्स हैं, एंड बिल्डिंग देयर कैपेसिटी. तो जो भी फंड्स हैं जो इसे जनरेट किए जाएंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये फंड्स को डाइवर्ट करना चाहिए. बहुत अच्छा आइडिया है कि ये फंड्स कैसे यूटिलाइज किए जा सकते हैं हमारे जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में हैं इन दी इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी, बिकॉज उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, कितना वो हैजर्डस वेस्ट को पिक कर रहे हैं. तो इसके चलते उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना, उनके इंश्योरेंस करना, उनको मेडिकल कवर देना बहुत बहुत ज़रूरी बात बनती है. What is the way forward? The EPR guidelines are limited only to the plastic packaging. While a large part of plastics produced are single-use or throwaway plastic packaging, बहुत सारे ऐसे मल्टी मटीरियल प्लास्टिक आइटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सैनिटरी पैड्स, चप्पल्स, पॉलिएस्टर, जो कि बहुत एक वेस्ट मैनेजमेंट का चैलेंज पोज करते हैं, विच पोजेज अ ह्यूज वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज. नाउ दिस चैलेंज हैज टू बी मेट बाय द मैन्युफैक्चरर, एंड if you're outsourcing this to the waste picker, to the garbage collector, then you have to adequately provide him some social security, proper funding and adequate protection gear, because managing all this hazardous waste can be very taxing for the health also. So
हाउएवर ऑल दीज थिंग्स, ये जो मल्टी मटीरियल प्लास्टिक आइटम्स हैं, ये अभी तक दिस इज नॉट केप्ट अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, तो दोस्तों ये थे आर्टिकल्स बिटवीन द 24th to 28th ऑफ दिसंबर। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल्स आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे थर्सडे को और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।